ईरान पर इजरायल अमेरिका हमले के बाद अब जंग का दायरा 15 मुल्कों तक फैल गया है। ईरान ने इजरायल के साथ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान और साइप्रस पर अटैक कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को बंद करना पड़ा है। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के कई सैन्य अफसरों और नेताओं को मारने का दावा किया है। ईरान ने भी अमेरिकी बमबारी में 555 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जंग पूरी ताकत से जारी रहेगी जब तक टारगेट हासिल नहीं होते हैं। तो देखिए ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है जहां ट्रंप ललकार रहे हैं और यह समझा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ईरान बदला लेने की सोच रहा है और जिस संबंध में वो कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, उसने कई मुल्कों को अपनी जद में ले लिया है और इसीलिए ये युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजरायल भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है। तो ईरान पर इजरायल अमेरिकी हमले के बाद जंग का दायरा करीब करीब 15 मुल्कों तक देखिए फैल गया है, जहां इजरायल के साथ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान और साइप्रस पर अटैक कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को बंद करना पड़ा है क्योंकि वहां पर भी ईरान की ओर से अटैक किया गया है, जो कि बड़ा डिस्ट्रक्शन देखिए तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। तो इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। तो अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि रुकेंगे नहीं जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। तो यह अशांति के स्वर सामने आ रहे हैं इन 15 मुल्कों से। तो ईरान इंतकाम ले रहा है और देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे ओमान में हो या सऊदी में हो। सबसे बड़ी अरामको जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, उसको टारगेट किया गया है ईरान की ओर से। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, बहुत स्वागत आपका। और सवाल यही कि आखिर ये जो युद्ध की आग है वो अब 15 मुल्कों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अमेरिका डटा हुआ है, ईरान इंतकाम की अग्नि से जूझ रहा है, आगे की क्या तस्वीर? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अभी फिलहाल ईरान जो है वो इंतकाम की उससे गुजर रहा है और वो जोश में आके जैसे कि बिल्कुल पगला गया है। किधर बिचड़ हर जगह पे, कुवैत में, कभी बहरीन के अंदर, कतर की तरफ निशाना बनाया, यूएई में जहाँ पे अमेरिका का मिलिट्री बेस भी नहीं है वहां पर भी निशाना बनाया। अभी सऊदी अरेबिया में रियाद के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर, कंसुलेट के ऊपर वहां पर कर दिया सुसाइड, ये अटैक कर लिया। एक तरीके से पूछ रही सुसाइड बॉम्बिंग, क्योंकि एक तरीके की वो सुसाइड बॉम्बिंग ही कहलाएगी एक तरीके से, क्योंकि ईरान को पता है कि वो टिक नहीं पाएगा, हार तो नहीं मानेगा एट द सेम टाइम, क्योंकि वो हार नहीं मानेगा और ईरान के पास वो सैन्य शक्ति नहीं है जो सुपर पावर अमेरिका के पास है, जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास में है। मिसाइल्स का जखीरा बहुत है, 10,000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं ईरान के पास। तो कहते हैं ना कि आप आखिरी दम तक, आखिरी सैनिक, आखिरी गोली तक लड़ोगे। मैं कहूंगा कि ईरान आखिरी सैनिक, जो लड़ाका, बल्कि मैं कहूंगा सैनिक क्या, लड़ाका। और क्योंकि उसका हिजबुल्लाह, हुती, हमास प्रॉक्सी है उसका। और आखिरी मिसाइल, मैं गोली नहीं बोलूंगा, आखिरी मिसाइल। तो यानी कि कई एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि ये जंग लंबा नहीं टिक पाएगी, पर खत्म होने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत लंबा चलेगी ये जंग। देखिए, अगर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने 20 साल लगा दिए, 20 साल, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कुछ ऐसा नहीं था, ना कोई एयरफोर्स, ना कोई नेवी, ना कोई प्रॉपर लड़ाके थे जैसे कि हुती, हमास, हिजबुल्लाह के हैं, वैसे कोई प्रॉपर आर्मी नहीं, कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं। लेकिन अमेरिका ने 20 साल
जब यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई थी तो लोगों ने सोचा कि बस 2-4 दिन का खेल है, छोटा सा मुल्क है यूक्रेन, खत्म हो जाएगा, बस खत्म कहानी। लेकिन हाँ, यूक्रेन को सपोर्ट मिला अमेरिका से, यूके से, नाटो राष्ट्र से, वेस्टर्न पावर से, तो यूक्रेन टिक पाया और खींच के ये लंबा वक्त निकल गया। अब लोग कहते हैं कि ईरान वो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि ईरान की सैन्य शक्ति नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो हार तो नहीं मानने वाला है। और अयातुल्लाह khomeini को मारने के बाद जंग खत्म नहीं हुई है, जंग तो यहां से शुरू हुई है। आपने 24 घंटे के अंदर, उससे भी कम टाइम में, ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी। आपने 7 उनकी लीडर को मार दिया, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC। आपने सुप्रीमो को मार दिया, ठीक है। तो अब जो मुश्तफा साहब आए हैं, अब आप इंतकाम, उसके फादर को मार दिया, उसकी मदर भी मर गई कल रात को, तो जाहिर से गुस्सा तो होगा। लेकिन अगर पर्सनली ना लें और इमोशनल ना हो, अपने मुल्क के बारे में सोचे वो, तब भी गुस्से में तो है ईरान। और जब देखिए, गुस्सा जब आता है तो इंसान, अच्छा इंसान का दिमाग सनक जाता है बिल्कुल। तो और वही हो रहा है ईरान का। तो कल एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई थी यूरोप की तरफ से, यहाँ पे यूके, फ्रांस और जर्मनी ने निंदा करी है जिस तरीके से रेकलेस, बेतरतीब हमले ईरान करता आ रहा है कि वो मिलके अब ईरान को मारेंगे, ऐसा बोला। देखिए, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं जो अब तक किसी ने इसका आकलन नहीं करा है। अभी आपकी कॉल से बस 2 मिनट पहले मैंने एक चैनल पे इसका आकलन किया था और एंकर ने भी काफी अपडेट किया है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचें और दिमाग लगाएं तो हो सकता है, कल ना मैं एक रात को एक डिनर पे था, तो एक कर्नल गुप्ता साहब हैं हमारी रेजिमेंट के, उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि अगर आप सोचेंगे पूरा ड्रामा, षड्यंत्र रचा है डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका की तरफ से। हम सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है, शातिर है। उनने देखा कि उनको असली धमकी, थ्रेट है चीन से, रूस से नहीं है जी। और चीन का तेल कहां से आता है? वेनेजुएला से आता है और ईरान से आता है। तो उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को तो 2 महीने पहले उठा दिया, ठीक है। तो वेनेजुएला का ऑयल सप्लाई वहां से बंद चीन के लिए। बचा क्या? ईरान। तो ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहीं पे आप पहले से ही वो जो कर दो आप, तो उससे क्या होगा? उससे चीन को जो तेल आता है वो बंद जाएगा। और चीन की ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिकली लोकेशन ऐसी है कि उसके पास एनर्जी नहीं है, वो निर्भर होएगा बाहर से। तो क्योंकि चीन निर्भर होगा तो चीन को आप इस तरीके से आप कमजोर कर सकते हैं। ये बहुत माइंडफुली ये दिमाग लगाया है डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो अल्टीमेटली ये पूरा खेल तेल का है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन है वो जी बिल्कुल, जिस तरीके से, क्योंकि इस पूरे युद्ध में यही समझा जा रहा है कि तेल सेंटर पॉइंट बन चुका है और इसीलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि ईरान भी जो अटैक कर रहा है, पलटवार कर रहा है, वो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, विकास मनी तिवारी, उनका भी रुख करती हूँ। विकास, देखिए, ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि आखिर जिस तरीके से अब ये युद्ध की जो आग है वो 15 मुल्कों तक पहुंच रही है। जब खामेनेई थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि तमाम जो इस्लामिक देश है वो एक साथ आ जाएं, लेकिन अब जब उनको जिस तरीके से उनके जाने के बाद जो आक्रोश है, कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि ईरान भले ही कुछ समय के लिए सही, लेकिन घायल है तो घातक होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा उन्नति आपने कि जो ईरान है वो उन जगहों को निशाना बना रहा है जिसका कनेक्शन सीधा सीधा ऑयल से जुड़ा हुआ है। कल हमने देखा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब में, उस पर अटैक किया ईरान ने। और हमने जो तस्वीरें देखी वो तस्वीरें अभी एचएनएन की स्क्रीन पे भी दर्शक अभी देख रहे थे कि वहां पे भीषण आग लगी। क्योंकि ईरान जो है वो ऐसा कुछ करना चाह रहा है कि जो ऑयल का प्राइस है वो
जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं जो लोग, उन पे हमला हो सीधा सीधा। लेकिन ईरान खुद में फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो सारे देश जो ईरान के खिलाफ नहीं थे वो भी अब ईरान के खिलाफ होना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, या आपका जॉर्डन हो, इन सब पे हमले भी लगातार ईरान कर रहा है। अभी मैंने देखा जॉर्डन की एम्बेसी को अमेरिका ने खाली करा लिया। रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है, उसके अमेरिकन एम्बेसी पर ईरान ने हमला किया। और ऊपर से जितने भी जगह ईरानी अमेरिकी सैनिक है, उन पर भी ईरान की तरफ से या ईरान समर्थित संगठनों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अभी खबर आई कि जो इराक में अमेरिकन सैनिक हैं, उन पर भी हमला किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका और कहीं ना कहीं सारे खाड़ी देश एक साथ नजर आ रहे हैं और ईरान अलग अलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान अपने को क्यों ट्रैप करवा रहा है या ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा कर रहा है कि जो उसके दोस्त थे वो भी दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं? ये तो पूरी दुनिया इसका जवाब जानना चाहती है। लेकिन अभी आपने कहा कि 15 देशों में ये आग पहुंच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे अभी विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीन और रशिया जैसे देश अभी भी अपने को इससे दूर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिक्चर आ रही है वो युद्ध की पिक्चर आ रही है, महायुद्ध की पिक्चर आ रही है। 15 देश इसमें कूद चुके हैं, लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। और अभी इजराइल ने कहा है कि ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाला है। आपको पता होगा, हम सबको पता है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन अगर ईरान इस पर भी नहीं रुक रहा है और उन सभी देशों पर हमला कर रहा है जो ईरान के कहीं ना कहीं समर्थन में थे या इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट कर रहे थे। अभी देखा कि मैंने जो देश ओमान, जहां पे पीस टॉक हो रही थी कि इस युद्ध को रोका जाए, अमेरिका और ईरान में सुलह हो जाए, जो अमेरिका अपनी शर्तें रख रहा है उसको कहीं ना कहीं मानना शुरू कर दिया था ईरान ने, खबरें ऐसी आ रही थी। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने ओमान पे भी अटैक किया। तो ईरान की स्ट्रेटेजी कभी इस पार तो कभी उस पार, कभी प्लस तो कभी माइनस, लेकिन अभी भी ईरान की जो स्थिति है वो माइनस है। बिल्कुल। और देखिए ईरान कितनी जल्दी इस बात को समझ पाता है ये देखना होगा। हालांकि मेजर मोहम्मद अली जी, जिस तरीके से अमेरिका ये कह रहा है, क्योंकि ईरान बदला ले रहा है और वो ये कह रहे हैं कि बदला क्या होता है ये अभी हम आपको समझा देंगे, रुकेंगे नहीं जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे। क्योंकि आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं चाइना को कमजोर करने का प्रयास अमेरिका कर रहा है इनडायरेक्टली, और इसीलिए वो उनको टारगेट कर रहा है जहां से तेल की उम्मीद रखता है चाइना। लेकिन रशिया उनके पास अभी भी ऑप्शन रहेगा। ऐसे में अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट आप क्या समझ रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं आपकी जो समझ है इस विषय पे, आपकी जो पकड़ है उसकी मैं दाद देता हूँ। वाकई में आपको इन डेप्थ नॉलेज है इसके बारे में, ये साफ मालूम पड़ रहा है। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। दूसरी बात जी, दूसरी बात, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि अभी चीन को तो कमजोर कर देगा वो। अमेरिका का टारगेट क्या है, अमेरिका का चाहती क्या है अल्टीमेटली? क्या अमेरिका का गोल ये था कि अयातुल्ला खमीनी को खत्म करना? तो फिर वो असैसिनेट कर देते। उनके 14 महीने की ग्रैंड डॉटर को क्यों मारा, सिविलियंस को क्यों मारा है? अच्छा, क्या उनका मकसद था कि रेजिम चेंज करना? जी हाँ, वो भी एक मकसद था उनका। क्या उनका अयातुल्ला खमीनी को मार के रेजिम चेंज हो गया? नहीं हुआ। अब क्या है कि ईरान डटा रहेगा, क्योंकि अब वो आक्रोश में है। अगर सरेंडर करना होता तो ईरान तो बहुत पहले सरेंडर कर चुका होता। ये तो एक महीने से पहले से हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका अभी 24 घंटे कुछ होंगे, अब हमला कर देगा, तब हमला कर देगा, ये होएगा वो होएगा। तो इसके बारे में तो बहुत पहले कर सकता था ईरान। लेकिन 86 ईयर ओल्ड अयातुल्ला खमीनी साहब, जो कि अनपॉपुलर लीडर भी हुए थे, दो पक्ष, एक पॉपुलर भी और एक पक्ष अनपॉपुलर भी, वो डटे रहे। वो उन्होंने कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं तो ये बोलता हूं कि अमेरिका ने अब तक 100 अन्य राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है। 1953 में अमेरिका ने ईरान की सत्ता पलटी थी शाह ऑफ ईरान को फेवर करने की, और ग्वाटेमाला में बिल्कुल ठीक 1 साल बाद किया। और के 20 साल के बाद उन्होंने 1973 में चिली में भी सत्ता पलटी। उसने 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान को वहां से भगाया, जो कि अलग पॉइंट था, ठीक है।
2003 में इराक के ऊपर कब्जा कर लिया, सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दी, लीबिया में जनरल गद्दाफी को मार दिया। हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ, जीरो। अब अमेरिका का एम क्या है? क्यों उसने हमला किया ईरान के ऊपर? रजीम चेंज करके क्या मिलेगा? अल्टीमेटली वो चीन को अल्टीमेटली चोक करेगा। और जो जैसे कि मैं बताया अभी आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इसलिए अहम है क्योंकि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आता है। अब उसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन देखिए, वो केवल एक ही समुद्री रास्ता है जहां से पर्शियन गल्फ और ओपन सी, यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है यहाँ पर। और फिर सदियों से इसका जो वास्ट हिंटरलैंड है वो बहुत ही रिच है लग्जरी ट्रेड गुड्स में, लेकिन आसान एक्सेस नहीं है उसका लुक्रेटिव ट्रेडिंग पोर्ट्स के अंदर। उसके बल्कि बाबर जो मुगल एम्पायर में उनकी मेमोज, उन्हें किताब लिखी थी, उसमें जो बादशाह थे मुगल एम्पायर के पहले शहंशाह थे वहां के, उन्होंने लिखा है कि कैसे बादाम वहां से कैरी होता था जो डिस्टेंस फेरगाना रीजन से सेंट्रल एशिया के लिए हॉर्म्स को पहुंचने के लिए। और जो नॉर्दर्न कोस्ट है ना, वहां पर ईरान, और साउथ कोस्ट वहां पर मुसादम पेनिनसुला जो शेयर करती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और मुसादम गवर्नमेंट के साथ वो एक्सक्लेव है ओमान का। तो जो स्ट्रेट है वो तकरीबन 104 माइल यानी कि 90 NMI, और सरल करूं मैं तो बोलूंगा 167 किलोमीटर लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 MI यानी कि 52 NMI यानी कि 97 किलोमीटर का जी। 24 MI 21 NMI 39 किलोमीटर विद। और मैं पिछले साल की बात करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। 2003-2005 में 20% दुनिया का लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि, और 25% सीबॉर्न तेल जो होता है ना, वो ट्रेड पास हुआ था इसी स्ट्रेट से एनुअली। तो इस ट्रेड को अगर आप क्लोज कर दो, बंद कर दो आप, तो पूरे चोकिंग पॉइंट्स यहां से हो जाएंगे। जैसे, और ये पोर्ट आज तक बंद नहीं हुआ है बाय द वे, ईरान ने धमकी दी है कि वो बंद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा बंद। बल्कि जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है, बाबे मंदिब है, वो बंद हुए हैं। स्ट्रेट मलाका स्ट्रेट के बारे में सबने सुना होगा बेसिकली, तो मैं समझाने के लिए बेसिकली टू मेक इट इजियर आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलाका। अब ईरान ने जब धमकी दी है 28 फरवरी 2026 अभी ईरान की IRGC, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक VHF ट्रांसमिशन उसने एक इशू किया था जहां पे स्टेट कहता कि जो जहाज पैसेज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं वो अलाउ नहीं होंगे जी। और 2026 में ही अभी इजरायली अमेरिकन स्ट्राइक जो ईरान पे हुई हैं उसमें जहां पे अयतुल्लाह खुमैनी मारे गए, तो यहाँ पर तो बेसिकली अगर हम देखें, और इसी रास्ते का नेविगेशन समुद्री जहाज अब वो लंबा बिल्कुल समझ में आ रही है स्थिति जो आप समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान अब यही कोशिश कर रहा है कि इससे कट ऑफ किया जाए। लेकिन इसको लेकर, क्योंकि अब किस तरीके से ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है उस पर अमेरिका भी ये कह रहा है, इजराइल भी ये कह रहा है कि इसका जवाब देंगे। अब वो जवाब क्या होता है, कितना ज्यादा और उसमें वायलेंस होता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।